वो ज़ाया नहीं करेगा, तेरी दवा ज़रा इंतज़ार करो। माय गॉड, ये सारी चीज़ें तुम्हें भैया ने लेके दी हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है मेरा मकसद कामयाब हो गया है। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूँ। हानि ने परी की इतनी ज़्यादा शॉपिंग देखते ही परी को लगा लिया और खैर से चटाचट चूम भी लिया। परी बेचारी हैरान होकर हानि को देख रही थी कि इसे कौन से दौरे पड़ गए हैं। हाँ जी, तो तुम्हारे भैया ने ले कर के दिए हैं और कि कहा है कि बाद में पैसे ले लूँगा। परी ने मनोहन मीर की बात हानि को बता दी, क्योंकि मीर ने शॉपिंग करने के बाद परी को यही कहा था और हाना से भी यही बताने को बोला था। वट, हानि की चीखनुमा आवाज़ निकली, भाइयों ने तुमसे ये सब बोला है? आमीन पैसों को खुद अपनी ज़बान से जिक्र किया, पैसों का खुद अपनी ज़बान से जिक्र किया है क्या? हानि ने तस्दीक करनी चाहिए, जैसे अभी तक इस बात का यकीन ना हो। हाँ जी, खुद कहा है, परी ने शॉपिंग देखते हुए जवाब दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भैया, इतने भी कंजूस हो सकते हैं? मतलब लाखों करोड़ों कमाने वाला इंसान इतने से पैसों के लिए किसी लड़की से कहे कि बाद में ले लूँगा। हानि अब सख्ते में जा चुकी थी। यार इनके पैसे हैं और वो अपने पैसे ऐसे ही तो एरू गैरू पर खर्च नहीं कर सकते। परी ने अपनी तरफ से माकूल रीज़न बताई, मगर हानि की होनहार नज़रों को अपनी जानब देकर ज़बान को दांतों तले दबाया। परियम, जब मैं किसी बात की टेंशन ले रही होती हूँ तो इसका मतलब वो बात वाकई सीरियस है। जो आना हैदर सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बात के पीछे पड़ गई है। आना ने परी को घूरना बंद नहीं किया। अब ये कौन कौन सी टेंशन वाली बात है? परी ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। ये बात इसलिए टेंशन वाली है क्योंकि भैया ने इतनी छोटी मोटी रकम की कभी परवाह ही नहीं की और पैसों के लिए तो वो कभी मरे ही नहीं। तो फिर भैया ने तुम्हें क्यों कहा कि वो शॉपिंग के पैसे बाद में ले लेंगे? हानि ने कुछ सोचते हुए परी की तरफ देखा। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे भैया ने मुझे ही क्यों कहा? परी ने हानि की नज़रों से गड़बड़ाई। परी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया वाकई में लड़कियों से नफरत करते हों और इसलिए भैया ने तुम्हें भी अपने पैसों का कह दिया हो? और हानि की बात पे परी के दिल पे हाथ पड़ा। हाय, मुझसे भी नफरत मैंने कर लिया होगा ताकि बाद में मुझे भी सजा दे सके। काश कि मैं अब इनके ऑफिस में ना घुसी होती। अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, पापा से बात करूंगी, वो मेरी बात सुनेंगे। हानि, ऐसे तक तो ना बोलो। परी एकदम से घबराई। अरे तुम इस बात को छोड़ो और अपनी शॉपिंग समेटो, मैं खुद इस बारे में कुछ सोचती हूँ। हानि ने परी को इशारा किया। हाय अल्लाह माफ़, भाई इतने जो छोटे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि चलो इसका भी कोई हल निकाल दूँ। पहले तो मेरी मुलाकात तो दूसरी मुलाकात का सोचो। हाय मेरी निक्की जी जान ते एडे वड्डे काम नहीं। मीर ऑफिस में बैठा लैपटॉप खोले धड़ाधड़ फाइल से देखने में मसरूफ था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे मीर ने नागवान नजरें आने वाले बंदे पर डाली, मगर सवार खाता देखकर मीर के लबों पर मुस्कुराहट खिली। जानता था वो कल से ही बेचैन है और मीर से बात करना चाहता है, मगर मीर ने भी कल इग्नोर ही किए रखा, इसलिए तो आज सुबह सुबह वो इसके ऑफिस में मौजूद था। तुम्हें अपने ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या, जो हर वक्त इधर आधा मकते हो? मीर ने ज़रा रौब से पूछा। नहीं, काम तो बहुत है, मगर जाते हुए सोचा तुमसे मिलता जाऊँ और एक कप कॉफ़ी भी पीता जाऊँ। जवान मीर के रोबदार अंदाज पे घबराया। तुम मुझसे आजकल ज़्यादा ही मिल रहे हो। हैरियत तो है ना? मेरे भाई सीरियस होके पूछा। या हैरियत ही है? आप दोस्त से मिलने पर भी पाबंदी है क्या? जवाब गड़बड़ाया। नहीं नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मगर आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मीर चेयर से उठते हुए बोला। हाँ खुद जो तुम बेमरवत हो इसलिए पूछोगे। पता नहीं मामा से मिले हुए कितने दिन हो गए हैं। जवान ने भी शर्मिंदा किया। यार तुम्हें मालूम तो पीछे कुछ दिनों मैं कितना मसरूफ़ रहा हूँ। मीर ने सफाई दी। हाँ हाँ, अब मामा से ये तो नहीं कह सकता कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, इसलिए बेचारे को टाइम नहीं मिलता। जवान ने टांग खींची। ऐ खबरदार, जो तुमने बताया जान ले लूँगा तुम्हारी। मैं खुद ही अच्छा सबक दे के सबको बता दूंगा। मीर ने गुस्से से जवार की तरफ देखा। बस मजबूरी नहीं बतानी कि इसलिए इतनी जल्दी मैंने कहा करना पड़ा। और देख लो, लड़कियों से भागते थे और मुझसे भी पहले गोली चढ़ गई। जवार हंसा। हा, ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें अपना, तो तुम्हें पता नहीं है मैंने चलो नकाह तो कर लिया है। मीर ने भी बदला लिया। हाँ यार, इस बात से याद आया, मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं दूसरी लड़की को पटाने के जवान ने मीर से घूर कर पूछा। ओ मेरे दोस्त, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अगर वो लड़की तुम्हारे प्यार में पर यकीन कर रही तो तुम दूसरी लड़की पटा लो। मेरे दिल में मुस्कुराए, मगर जवाब संजीदगी से दिया। हाँ, तुमसे ऐसे मशवरे की उम्मीद की जा सकती है, और ये बात लड़की के गुड़िया के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी? गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। यार गुड़िया के सामने इसलिए कह दिया क्योंकि वो भी तो तुम्हारी छोटी बहन है, और क्या पता वो अच्छा मशवरा दे तुम्हें। मीर ने ताक के निशाना लगाया और जवार बेचारे का दिल छलनी छलनी हो गया। वो बता भी नहीं सकता था कि इसे मेरी बहन मत बनाओ। हाँ, ये मजबूरी। तुम ना आइंदा गुड़िया के सामने ऐसी बकवास से परहेज करना, वो अभी छोटी है, ऐसी बातें नहीं समझती। जवार ने मुनासिब अंदाज में टोका। ओके, अगर तुम कहते हो तो गुड़िया के सामने जिक्र नहीं किया करूँगा। मीर ने मुस्कुराते हुए जवार की तरफ देखा। तुम्हारी मेहरबानी होगी, और अब मैं जा रहा हूँ। जवार उठते हुए बोला। मगर तुम्हारी काफ़ी। मीर ने छेड़ना लाजमी समझा। अब तुम ठूस लेना और मेरी बातों पर अमल भी कर लेना। जवार कहते ही ये जा वो जा, और पीछे मीर अपने दोस्त की हालत सोच के खुलकर मुस्कुराया।
जानता था गुड़िया को बनाना दुनिया का मुश्किल तरीका है जो फिलहाल जवाब नहीं नहीं ऐसे नहीं हो रहा। परी और हाना शाम को भी असाइनमेंट बना के हटी थी जब वार्डन का बुलावा आया कि परियम के घर वाले इसे लेने आए हैं। हानि को तो गुस्सा ही आ गया। तुम्हें तुम्हारे घर वाले आजकल ज़्यादा नहीं याद कर रहे जो हर तीसरे चौथे दिन लेने आ जाते हैं? वैसे तो प्यार नहीं करते और लेने इस तरह पहुंच जाते हैं ज़्यादा तुम्हारे बिना इनका गुजारा ही नहीं। परी घर वालों का सुन के ही घबरा गई। इससे लगा कि मीर ने फिर इसे लेने के लिए किसी को भेजा है। यार क्या हो गया है कि कुछ क्या पता पापा बुला रहे हों। जानती तो हो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते पापा। परी ने हानि को समझाया। हाँ यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हानि को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। तो तुम कभी भी नहीं सोचती? परी ने हानि को चिढ़ाया। परी तुम ना दफ़ा हो जाओ और हाँ सुबह जल्दी आ जाना फिर क्लास लेने के साथ चलेंगे। हानि ने परी की बात पर उसको तकिया खींच के मारा। ओके मैं सुबह जल्दी आने की कोशिश करूंगी। परी ने हानि को गले लगाया और सामान उठा के रूम से बाहर निकली। मैं नीचे तक छोड़ाऊँ क्या? हानि पीछे से हानि ने आवाज़ मारी। नहीं मैं चली जाऊंगी। परी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते जैसे कहीं हानि वक्की ना आ जाए। परी जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकली सामने दांत को देखकर बेचारी हौसदा होगी। मरती क्या ना करती मुसादा गाड़ी की तरफ बढ़ी। सलाम बीबी साहिबा ये सामान मुझे पकड़ा दें। आप गाड़ी से में बैठे दाद ने परी को देखते ही मुतमना अंदाज में कहा। सामान रखते ही दाद ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को आगे बढ़ाया। मम मैं कहाँ जा रही हूँ? गाड़ी में चाय खामोशी को परी की आवाज़ ने तोड़ा जब इसने गाड़ी को अपने घर की तरफ मुड़ते देखा। बीबी साहिबा मैं आपको सलार साहब के कहने पे आपके घर छोड़ने आया हूँ। दाद ने नज़रें सामने रखते हुए जवाब दिया। लेकिन क्यों? परी एकदम से परेशान हुई। वो अपने घर में आते हुए ऐसे ही परेशान हो जाती थी। वजह घर का माहौल था। वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दाद ने संजीदगी से जवाब दिया। घर के करीब गाड़ी रोकते ही दाद ने भागकर परी के लिए दरवाज़ा खोला। परी जो अपनी सोच में गुम थी गाड़ी खुलने की आवाज़ पर होश में आई और वो जल्दी से बाहर निकली। मगर ये क्या घर के बाहर इतना रश क्यों है? परी ने सवाली नज़रों से दाद की तरफ देखा मगर दाद ने नज़रें चुरा ली। बीबी चलिए आपको अंदर तक छोड़ाता हूँ। दाद ने आगे बढ़ना चाहा। मम मैं चली जाऊँगी। परी ने दाद को रुकने का इशारा किया और खुद गेट पार कर गई। घर में दाल होते ही परी ने जो पहला मंजर देखा वो किसी की मैयत का था। ये कौन फोत हो गया? परी का दिल से अकलाया। घर वालों में से किसी ने भी परियम की तरफ मुतवज्जो होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। शायद इसलिए कि वो अनचाही थी और हमेशा अनचाही रहेगी। इसका होना और ना होना घर वालों के लिए बराबर था। मगर फिर भी वो इस घर की बेटी थी। इतना तो घर वालों को फ़र्ज़ बनता था कि वो इसको बुलाना ना सही मगर खबर तो दे देते। परी डरते डरते आगे की तरफ बढ़ी। इसका दिल खौफज़दा हद तक तेज़ी से धड़क रहा था। वो दुआ कर रही थी कि जैसे वो सोच रही है वैसा तो बिल्कुल भी ना हो। मगर होनी को कौन टाल सकता? करीब पहुँचते ही परी को लगा कि इसका दिल बंद हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसके बाबा तो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो एकदम से परियम को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? परियम दहाड़े मारकर रोना शुरू चाहती थी। वो बाबा से कहना चाहती थी कि वो अकेली होगी। अब इसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। वो इस दुनिया में किसके सहारे रहेगी? वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा डरती है। अब तो बाहर निकलना ही छोड़ देगी। वापस आ जाए ना बाबा। देखिए मैं अकेली हो गई हूँ। मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर? मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। मुझे भी साथ ले जाएं। आप ही तो मेरी बात मानते थे। ये बात भी मान ले। सिर्फ आप ही तो मेरी बात सुनते हैं और तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। परियम की आंखों से खामोशी से आंसू निकले और चेहरे को भगाते चले गए मगर किसी ने इसको गले नहीं लगाया। मुझ जैसे ही पसंद है। खामोश सादा मुनफरद तन्हा। हाँ दाद बाहर ही खड़े होना। मीर ने अगली सुबह दाद को कॉल की जो कल से ही परियम के घर के बाहर खड़ा था। जी साहब जी इधर ही हूँ। दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके इधर ही रहना। मैं थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ। नमाज़ी जनाजा तक पहुँच जाऊँगा। वार्डरोब से ब्लैक शलवार सूट निकालते हुए मीर ने जवाब दिया। जैसा आपका हुक्म साहब। दाद गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला। मीर ने जल्दी से शावर लिया। तैयार होकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। जानता था परियम अकेली होगी और इस वक्त परी को किसी अपने की शिद्दत से ज़रूरत होगी। मीर चाहता तो रात को ही चला जाता मगर परियम के घर वालों का सोचकर मीर सब्र कर गया और इसलिए सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयार करके बाहर निकला। और वो अब जल्द से जल्द परियम के पास पहुंचना चाहता था। मीर ने गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया और आधे घंटे के सफ़र को 15 मिनट में तय करके परियम के घर के सामने था। दाद ने मीर की गाड़ी को जैसे ही देखा तो भागकर मीर के पास आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। साहब जी ऐसे ही आ गए? दाद ने परेशानी से पूछा। क्या मतलब कि इस तरह आना चाहिए था? मीर ने नसमझी से इसकी तरफ देखा। साहब जी आज तो कम से कम गार्ड्स को साथ लिए थे। दाद की बात पर मीर मुस्कुराया। दाद तुम्हारे होते हुए मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कोई हराश भी नहीं पहुंचा सकता। मीर को दाद का अपने लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा। मगर साहब जी चलो दाद अंदर चलो। मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को मेरी ज़रूरत है। मीर ने दाद को खामोश करवाया और अंदर की तरफ बढ़ा। दाद ने भी मीर की कदमों की पैरवी की। घर के अंदर दाखिल होते ही मीर की नज़रें बेकरारी से प्रेम को ढूंढने लग गई और इसकी तो के मुताबिक वो अकेले कोने में दुखी बैठी थी और खामोशी से लोगों को अनजान नज़रों से देख रही थी। मीर बेहोबी से परियम की तरफ बढ़ा। इसे इन नज़रों की परवाह नहीं थी जो अजीब तरीके से उसको घूर रही थी। कुछ हैरान होकर देख रही थी और कुछ की नज़रों में इसके लंबे चौड़े वजूद को देख सताइश थी। मगर वो इन सब नज़रों से बेपरवाह होकर परियम की तरफ बढ़ा। परियम मीर ने परी करीब पहुँचते ही नरम आवाज़ में उसको पुकारा। इसकी पुकार को नज़रअंदाज किया गया या शायद इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी इसलिए परी ने नहीं उठाया। परियम मेरी तरफ देखो।
फिर से नरम अंदाज में पुकारा गया। परियम जो अजीब अजीब सा सोची जा रही थी, अपने नाम की पुकार पर ऐसे लगा जैसे कोई बहुत प्यार से बुला रहा हो। इसने सर उठा कर देखा। पहले तो अजीब नज़रों से मीर को देखती रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे होश आया। हाँ, पापा ने कहा था कि मेरे पास अगर तुम्हारा कोई अपना है तो वो मीर सलार हैदर है। तुम्हारे लिए वो सबसे बेहतरीन है, इसलिए मैं तुम्हें बिला झिझक मीर सलार हैदर को सौंप रहा हूँ। हाँ, इसका अपना अभी इस दुनिया में मौजूद है। इस सोच के आते ही परी ने जोर से सिसकी भरी और मीर ने सिर रोते देकर बाहों में बेचा। और परी को तो किसी का सहारा चाहिए था। और जब वो सहारा मिला तो वो अपने अंदर का दर्द बाहर निकालने लगी। कंधा मैसर आते ही जोर जोर से सिसकियाँ भरने लगी और मीर को ऐसा लगा जैसे कोई इसका दिल काट रहा हो। शिश शिश, रोना नहीं है, जानती हो ना, तुम्हारे रोने से बाबा को तकलीफ हो रही होगी, और तुम तो सबसे अच्छी बेटी हो, बाबा को कैसे तकलीफ पहुंचा सकती हो। मीर परी का सर थपथपाते हुए बोला, मगर परी के रोने में कोई फर्क नहीं आया, और ये चीज़ मीर को तकलीफ पहुंचा रही थी। वो परियम के आंसू नहीं देख सकता, और फिलहाल वो ये बात परियम को बोल भी नहीं सकता था। और तूने जब घर की लड़की को इस तरह गैर मर्द के गले लगकर रोता देखा तो आंखों में उंगलियां, मुंह में उंगलियां ही धाप ली। मीर एक जाना माना बिजनेसमैन था, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में नाम आता था। कैसे ना लोग इसको जानते। अब गुदगुद तो होनी थी, मगर ये मंजर किसी की आंखों में बुरी तरह चुभा था। मंजर था ही ऐसा कि आंखों को चुभ जाए। अंदर आते अफनान खान ने जब मीर सलार हैदर को अपने घर में देखा तो उसको झटका लगा। घर में देखा छोटा सा ही झटका लगता, मगर मीर की बाहों में अपनी सिसकती बहन को देखकर दिल में शोला सा उठा। अपने सबसे बड़े हरीफ की बाहों में अपनी बहन को देखना वाकई एक तकलीफ का अमल था। इसी तकलीफ को खत्म करने के लिए वह मीर की तरफ बड़ा, मगर दाद ने रास्ता रोका और अफनान ठटक के रुका। हाँ, तुम भी साथ में कैसे भूल गया कि मीर सलार हैदर तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चलता। वो तंजिया मुझे साईं को आप जैसे दुश्मनों से बचाने के लिए हर वक्त साथ रहना पड़ता है। दाद भी मुस्कुराए, वो ताबेदारी सिर्फ मीर के लिए होता था, बाकी सबके साथ तो टक्कर पे लड़ता था। तुम्हारे साईं में ऐसा है ही क्या जो हमारे साथ लोग, हमारे जैसे लोग उनके दुश्मन बने। अफनान खान तलमलाया, अरे बाबा, हमारे साईं में कुछ तो ऐसा है जो आप जैसे लोग मीर सलार हैदर को देखते ही मक्खियों की तरह उसकी तरफ लपकते हो। और अब अपनी ही मिसाल ले लो। मेरे साहब को देखा नहीं और उसकी तरफ लपकने लगे। दाद ने टक्कर का जवाब दिया, वो इस वक्त मेरे घर में है, मैं इसके घर में नहीं हूँ जो इसको बर्दाश्त करूँ। बाबा जुमला ठीक करे, वो इस वक्त आपके घर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में खड़ा है। दाद ने धमाका ही किए तो किया, और इस धमाके में अफनान को अपने पर हचे उठते हुए महसूस हुए। क्या क्या बोला है, ज़रा फिर से बोलना। इसे लगा कि इसने कुछ गलत सुना है। मेरे साईं साहब इस वक्त आपकी बहन को नहीं बल्कि अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं। दाद ने वाज़ेह अल्फाज में उसके मुंह पर तमाचा मारा। मैं तुम्हारे साहब को छोड़ूंगा नहीं, अभी के अभी निकालता हूँ। वो कराया ध्यान से। हाँ जी, जानते तो हैं वो अपनी चीज़ों के लिए बशर कड़े पोजेसिव हैं। दाद ने उसको आगे बढ़ने से रोका। क्या मतलब है तुम्हारा? अफनान जाते जाते रुका। खान साहब, जब मिस साईं ऑफिस में होने वाली डीलिंग्स के दरमियान आने वाली हस्तियों को नहीं छोड़ते तो इस वक्त आप मियाँ बीवी के दरमियान जाना चाहते हैं, जानते हैं उसका हमियाजा क्या होगा? दाद ने संजीदगी से कहा। और अफनान खान वाकई डर गया। तुम मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर डरा रहे हो। अफनान खान दाद की तरफ मुड़ा। खान साहब, डराया उनको जाता है जो पहले से डरे हुए ना हो, और आप तो अच्छे से मिस साईं को जानते हैं। दाद ने किसी पुराने वाक़े की तरफ इशारा किया। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रहा, बाद में तुम सबको देख लूँगा। जब बात नहीं बन सकी तो वो फनकारा। बाद में भी वैसे आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। दादी अल्फाज कहते हुए मीर की साइड पे जाके खड़ा हो गया। लड़ते भी तुमसे हैं, मरते भी तुम पे हैं। कॉलेज से आने के बाद हानिया भी लेटी ही थी कि सेलफोन की रिंगटोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। किसको? इस वक्त मेरी याद आ गई है। लेटे लेटे बैग से सेलफोन निकालते हुए वो बड़बड़ाई, मगर नंबर देखते ही चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। जी हाँ, जवारा फंदी को इंसल्ट करवाने का शौक हुआ था, जो इस वक्त थाना हैदर को कॉल कर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। वो जवार बाइक कॉल पिक करते ही छेड़ा गया। वालेकुम अस्सलाम। चुड़ैल जवार भी मूड में था, शायद इसलिए वहाँ से भी बशाश आवाज़ उभरी। क्या क्या तुमने? मुझे चुड़ैल कहा। सदमे से भरपूर आवाज़ निकली। तुमने भी तो मुझे भाई बोला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जवार मुस्कुराया। हाँ, तो भाई को भाई ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ? हनी गुस्सा हुई। तो मैं भी चुड़ैल को चुड़ैल ना बुलाऊँ तो और क्या बुलाऊँ? मजीद छेड़ा गया। तुम ना बंदर और लूमड़ हो। हना मजीद तलमलाई। बस बंदर लूमड़ बुला लिया करो, मगर भाई ना बुलाया करो, बाकी बात समझाएगी। तुम ना इज़्ज़त के काबिल ही नहीं हो। हनी तब में आई, तैश में आई। मतलब इसकी बातें असर ही नहीं हो रही। मैं इज़्ज़त के काबिल बनना भी नहीं चाहता, मैं तो बस हना हैदर के काबिल बन जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने हेज़ अंदाज में कहा गया। तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, थोड़ा गुस्सा कम हो। नहीं, लाइन तो कब की मार चुका हूँ, अब तो प्यार की शुरुआत करना चाहता हूँ। खुल के बात बताई कि जैसे आज आर्या पार वाला मामला होके रहेगा, और मैं तो किसी और चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्यार की कैसे करूँगी? हाना ने भी मैंने हेज़ अंदाज में कहा। किस चीज़ की प्रैक्टिस? तजस्सुस हुआ लोफरू और लफंगों को जूते कैसे मारते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस। रोमांटिक गुफ्तगू की ऐसी की तैसी की गई। तुम ना कभी भी मुझे प्यार से बात करने ही नहीं दोगी। तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत वाला कीड़ा ही नहीं है। आपकी बार जवार चिढ़ गया। हाँ हाँ, तुम्हारे अंदर तो कूट कूट कर बड़ा हुआ है ना, वही बहुत है। मुझे ये वाला कीड़ा चाहिए भी नहीं। इतला फरहम कीजिए, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ठंडी आह भरी की, जो भी होगा अच्छा होगा। तसल्ली देने वाला अंदाज़ आसार तो नज़र नहीं आ रहे। फिर से आह भरी। और हो कुछ और। ज़मीन रगड़ो थोड़ी और मिन्नतें करो, क्या पता आसार भी नज़र आ जाए। हाथ में उम्मीद का दिया पकड़ाया गया। तुम्हारा मतलब
खुशी से बोला ही नहीं गया। हाँ हाँ, आप पागल हो जाओ, बस लड़की ने बात की नहीं और पागलों की तरह हरकतें करने लग जाओ। हानि ने चिढ़ाई, तुम ना मेरे लिए जबान में बात करनी चाहिए। जैसे हाना ने टोका, बस बस अब कल बंद करो, मेरा मूड अच्छा हो गया है। और हाँ, तुम मेरे लिए बंदर हो, भाई तो मेरे लिए वायु है। अब तो जवार का पागल होना बनता था। जिंदगी की नौवीं जो सुना दी गई थी, मतलब जवार का बेटा पार हो गया था। बस एक दीवार हाल है, वो भी कभी गिरा ही लेगा। मुझे बेहतर की तमन्ना थी और मुझे बेहतरीन से नवाजा गया। बस भी करो, दो कर दो, और कितना रोना है पता नहीं। लड़कियों के पास इतने आंसुओं का स्टॉक आता कहाँ से है। परियम को मुसलसल होता देखा मीर चिड़ा। मीर सलार परियम को अपने घर वाइट वाला ही ले आया था। अगर परियम अपने घर रहना भी चाहती तो भी मेरा अब उसको वहाँ नहीं छोड़ता, क्योंकि अब अफनान खान को पता चल गया था और वो परियम को मीर से जुदा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और दूसरा, इस घर में परियम को कभी प्यार मिला ही नहीं था और जो प्यार करता था वो अब रुखसत हो गया था। तो परियम का इस घर में रुकने का जवाब ही नहीं पैदा होता। मीर को लगा था शायद कि दुनियादारी के लिए ही सही इसके घर वाले मीर के साथ जाने से रोके, मगर इन लोगों ने एक बार भी परियम से नहीं पूछा। तो मीर आते वक्त परियम को भी साथ ले आया और तब से परियम सलसल सुड़क सुड़क कर रो रही थी और साथ दुपट्टे से नाक भी साफ किए जा रही थी, जिससे मीर को और ज़्यादा तप चढ़ी। एक दो बार टिश्यू भी पेश किए गए, मगर उनको कमाल महारत से नज़रअंदाज किया गया और मीर तो अब होनहार नज़रों से परी के दुपट्टे को देख रहा था। हाँ, अब रो रो भी ना, रोते रोते बोला गया, यार रो लो, मगर खुदा के वास्ते नाक साफ करने के लिए टिश्यू यूज़ कर लो। अब तो मुझे दुपट्टे को देख देख कर अजीब फीलिंग हो रही है। अब तो मीर ने मुँह से बोल ही दिया। मीर के बोलने पर एकदम से रोने की स्पीड तेज़ हुई, दुपट्टे से नाक को मज़ीद रगड़ा गया और मीर सलार तो इस सिचुएशन पर घबरा गया। बेचारे को इससे पहले कहाँ से सिचुएशन का अंदाज़ा था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुम ये पानी पी लो। मीर ने घबरा के पानी का जग सामने किया, मगर रोने में कमी नहीं आई। अच्छा, तुम दुपट्टे से नाक साफ करती रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहो तो अभी के अभी मार्केट से मज़ीद दुपट्टे मंगवा लेता हूँ। मीर ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी बात की थी। इसे लगा कि दुपट्टे वाली बात पे परी को ज़्यादा रोना आ गया है। परियम के रोने में कोई फ़र्क न आते देख कर मीर भी परेशान होने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि परियम को रोने से किस तरह रोके, और परियम तो दुपट्टे वाली बात सुन के और ज़्यादा रोने लगी। मेरी तो कि किसी को फ़िक्र ही नहीं है। नाक को फिर से रगड़ा और मीर बस छींक करके रह गया। क्यों नहीं है फ़िक्र, मुझे तुम्हारी फ़िक्र तो हो रही है, इसलिए रोने से रोक रहा हूँ। मीर ने फर्श पर डलते हुए दुपट्टे को 2 उँगलियों की मदद से सोफे पर रखते हुए बोला, उफ़, फ़िक्र होती तो आप मुझे अंधेरे में ना खड़ा करते और फिर तारीक कमरे में बंद भी नहीं करते। रोने में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। लो जी मीर सलार हैदर, ये बात सारी ज़िंदगी तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाली, मतलब थोड़ी सी तवज्जो हटेगी और ये फ़िक्र मेरे मुँह पर मारा जाएगा। तुम ठीक फंसे हो। आई एम सॉरी यार। मीर के सॉरी कहने पर भी रोने में कमी नहीं आई। यारा, क्या हो गया है? आप और कितना रोना है? देखो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। खुदा के वास्ते रोना बंद कर दो। मीर की बस हाथ जोड़ने की कसर बाकी रह गई थी। मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, रोते रोते बताया गया। और मीर तो इसकी बात सुन के हैरान रह गया, इसलिए सोफे पे इसके पास बैठ गया और परी का चेहरा अपने हाथों में लिया। ऐसा क्यों बोल रही हो? सब तुमसे प्यार करते हैं। मीर ने परी के आंसू साफ किए। बाबा पे प्यार नहीं करते थे, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। पर ये मेरी तरफ देखो यारा, जिनको अल्लाह पाक अपने पास बुलाते हैं उनको तो जाना पड़ता है, और तुम्हारे बाबा तो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते थे। अब तुम इस तरह रो रो कर उनको तकलीफ़ पहुंचा रही हो, जानती हो ना तुम्हारी उदासी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मीर ने बहुत प्यार से समझाया। मीर शायद इसकी बात समझी गई थी, इसलिए रोने में कमी आई, मगर पुकारा ज़रूर गया। और मीर तो परी की इस तरह मीर बुलाने पर अपनी जान भी हथेली पर रख के इसको सौंप दे। परी को तो मालूम ही नहीं था कि जब वो इस तरह मासूमियत से मीर बुलाती है तो मीर की जान ही निकाल लेती है, और ये बात बहुत जल्द मीर इसको बताने वाला था। फिलहाल मुकम्मल अच्छा नहीं था, इसलिए दिल की अनसुनी करते हुए परियम को जवाब दिया, क्या हुआ, आप कौन सी बात परेशान कर रही है? परी के चेहरे से नजरें हटा ली, क्योंकि वो कोई गुस्ताखी कर जाती और मीर ऐसा नहीं चाहता था। मामा ने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया। नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, मैंने एक बार भी मामा को गले नहीं लगाया, वो भी मुझसे प्यार करती हैं ना? मरियम के लहजे में सदियों की प्यास थी और जैसे तस्दीक चाह रही हो कि इसकी मामा प्यार करती हैं, बस गले नहीं लगाती। हाँ मेरी जान, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, बस वो तुम्हें बताते नहीं। तुम हो ही इतनी प्यारी कि खुद ब खुद प्यार हो जाए। मीर ने फिर बेहयाली में ही अपने दिल की कवियत बयान कर दी और सामने भी परी थी, वो कहाँ ऐसी नज़ाकतों को समझती थी। फिर मैं मामा के पास जाके उनको को हक करूँगी, मुझसे से बताया गया। हाँ हाँ, तुम सबको जाके हक कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम कुछ खा लो और फिर आराम करना, इसके बाद तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मीर ने परी को बोलते देख के इसके लब पर उंगली रख के खामोश करवाया। फिर मुलाजमा को आवाज़ देने के बाद और परियम को इसके हवाले करने के बाद वो ज़रूरी काम का कहकर बाहर चला गया। ये मीर हवेली का मंजर है और लाउंज में बिल्कुल आमने सामने बैठे दो नफूस खामोश थे। इसका मतलब यही था कि कोई बहुत ही बड़ी खबर सुनाई गई, जिससे दोनों नफूसों की ज़बान बंद हो गई है, वरना ऐसा काम ही होता था कि दोनों अपनी ज़बान को बंद रखे। जी हाँ, ये मीर सलार हैदर के बाबा जान और अम्मा हजूर हैं, दोनों की तबीयत में ही बोलना है। और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब दोनों अफराद खामोश हों, वरना बाबा जान ना सही मगर अम्मा सही ज़रूर बोलती हुई पाई जाती हैं। चलें इनकी बातों से मालूम करते हैं कि क्या हुआ है। मुझे यकीन था तुम्हारा बेटा कोई ना कोई गुल खिला के रहे गा, ऐसे ही तो शहर में इतनी बड़ी
कोठी नहीं बनाई हुई। मीर शहबाज हैदर बाबा साईं ने हाथ झटके, हाय आय हाय कैसे मुंह फाड़ के मेरा बेटा कह दिया, आपका वो दुश्मन तो नहीं है, और कोठी की क्या बात करते हो, आपने भी तो इतनी बड़ी हवेली बनाई हुई है, तो आप भी कोई गुल खिलाते रहते हैं क्या। अम्मा जान बड़े बेटे के खिलाफ कोई बात सुन ले, ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सकीना कैसे मुंह फाड़ के कह दिया, सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजार दी है बाबा जान ने। पहलू बदला, हाँ तो मेरे बेटे ने कौन सा छुप छुप के ज़िंदगी गुजारी है जो इसके बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त कर लूँ। अम्मा जान ने भी मक्खी उड़ाई, मगर ये भी तो देखो वो 6 सालों से हमसे नहीं मिला, क्या पता कैसी कंपनी में उठना बैठना हो। बाबा ने अम्मा को समझाना चाहा और अम्मा जान 6 सालों वाली बात पे जज्बस हुई। अब अपने जान से प्यारे शोहर को कैसे बताती कि वो बेटे से पिछले महीने ही तो लंबी मीटिंग करके आई थी जी। अल्लाह जी इसकी अपनी इतनी बड़ी कंपनी है वो दूसरों की कंपनी में क्यों बैठने लगा, और वैसे भी पूरा मुल्क जानता है उसको, माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिजनेसमैन मेरा बेटे का, बहुत बड़ा बिज़नेस है मेरे बेटे का। अम्मा जान ने अपनी समझ से शोहर को मुँह तोड़ जवाब दिया, मेरी बात तो समझनी ही नहीं है मेरी प्यारी बेगम, आपको अपना बेटा मासूम ही लगेगा। जहाँ से खबर मिली है ना वो पक्का सुअर है, हमारा कोई गलत खबर नहीं दे सकता। बाबा ने अम्मा की बात इग्नोर करके बताया, हाय अल्लाह आपने अपने बेटे के पीछे भी बंदे लगा रखे हैं, आपसे तो अल्लाह पूछेगा। मेरा बेटा पता नहीं किस साल में होगा ना, मासूम तो है मेरा बेटा, इतना मासूम तो है मेरा बेटा। अम्मा जान ने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की, और अल्लाह माफ़ करे हाना ने भी एक्टिंग करना अपनी अम्मा जान से सीखी है। अब तो अपना रोला पा दे, अब तू अपना रोला पा दे। ओ मेरी बोली बेगम, बंदे इसलिए पीछे लगाए हुए ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। आहर को मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आम बात थोड़ी है। मीर शहबाज ने अपनी मुझे को ताव दिया, हाय सदके अम्मा जान का महसूस फिक्रा, मेरे सदके हो रही हो। अब्बा जान ने छेड़ा, मैं क्यों बुड्ढे के सदके लूँ, मैं तो अपने जवान गबरू पुत्र के सदके ले रही हूँ। अम्मा ने कस्में हाना की तरह नाक चढ़ाया, ओ मेरी बोली बेगम ऐसे ना बोलो, अगर आप भी बन ठन के बाहर निकलो तो कितनी हसीनाओं के दिल आहें भरते हैं। अब बाबा जान ने मजीद छेड़ा, मुझे तो वैसे भी आपकी करतूतों पे शक रहता है, और आप हम हाँ मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अम्मा जान को फिर से सदमा हुआ, मेरे करतूतों को छोड़ो और आप अपने बेटे पे ध्यान दो। बस मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है, वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं ये कर सकता। अगर शादी कर भी ली है तो मुझे अपने पुत्र का पता है, वो कोई आम लड़की नहीं होगी बल्कि बहुत आस होगी। अम्मा जान ने बात ही ख़त्म कर दी, हाँ हाँ अब अपने बेटे के बारे में तो ऐसे ही बोलोगी, अगर यही हरकत मैं करता तो आज तक दफा ना जाता। बाबा जान ने टांग पे टांग चढ़ाई, लो भाई बुढ़े हो गए हैं मगर हरकतें नहीं बदली, कुछ तो हया करो। अम्मा जान सिहपा हुई, अरे बेगम हया करता रहता तो आपके ये बच्चे कहाँ से पैदा होते। बाबा सही मूड में बैठे थे, वरना उनके गुस्से से तो लोग पनाह मांगते थे। आय हाय ऐसी बातें करते हुए शर्म कर लिया करें, पता नहीं सियासत कैसे कर लेते हैं। अम्मा जान ने तो शर्मा के दुपट्टा मुंह में ही डाल दिया, अच्छा अच्छा आप दुल्हनों की तरह शर्माना बंद करो, ये बताओ बच्चे कहाँ हैं। बाबा साईं तो अम्मा जान का शर्म से लाल होता चेहरा देख के खुश हो गए, इसलिए बात बदलने में ही आफिया जानी साहब अपनी पप्पो की तरफ है, शबाना चची भी साथ गई हैं। अम्मा जान ने जवाब दिया, चलो फिर मैं तब तक आराम कर लेता हूँ, शाम को कहीं जाना भी है। बाबा सही ये कहते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ गए। परवीन मेरे लिए ताज़ा जूस लेके आओ और दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बनाओ, बड़े मीर घर पर ही हैं। बाबा सही के जाते ही अम्मा ने मुलाजमा को काम पे लगाया और सोचते हुए लॉन्च से बाहर निकली। पता नहीं किस बदबख्त ने मेरे पुत्र के बारे में ऐसी खबर फैलाई है। मामा आप भी कहती हैं आती हैं तो मीर को कॉल करने का बोलती हूँ, क्या पता झूठी खबर हो, ऐसे ही मेरे गबरू को बदनाम करना चाहता हो। अम्मा जान बड़बड़ाई, वही माँ वाली यकीन करना, यकीन के मेरा बेटा तो सबसे मासूम है। कुछ लोग मुंतजिर हैं मेरे सवाल के। मीर सड़कों की हक जानकर घर में दाखिल हुआ ही था जब मुलाजिम ने उसे किसी के आने की इत्तला दी। मीर हैरान हुआ क्योंकि वाइट वाला में सिर्फ महसूस लोग ही आते हैं, और जो आते हैं वो बेधड़क ही गुस्साते हैं। तो आज कौन सा मेहमान आ गया, जैसे ड्राइंग रूम में बैठाया गया है और आप वो किसी से और वो कब से मेरा मीर का इंतज़ार भी कर रहा है। मीर हैरान होता बगैर फ्रेश हुए ड्राइंग रूम की जाना पड़ा, मगर रूम में दाखिल होते ही अफनान खान पर जैसे ही नज़र पड़ी तो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ओए साले साहब मुझे बताया ही नहीं, किसी ने कि घर में साले साहब आए हुए हैं, वरना मैं तो सब काम छोड़ छाड़ के आंखों के बल आपके पास हाजिर हो जाता। तंजिया मुस्कुराहट के साथ साथ अल्फाज भी तंजिया थे। मैं भी तुमसे मिलने के लिए मरा नहीं जा रहा था, मैं यहाँ पर अपनी बहन को लेने आया हूँ। मेरे घर से तुम्हें इसलिए आने दिया क्योंकि मैं इतने लोगों के दरमियान कोई बदमज़ी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी बहन को ले जाऊँगा। अफनान खान ने भी सोफे से उठने की जहमत नहीं की और बैठे बैठे ही अपने आने की वजह बताई। साले साहब मीर सलार हैदर शक्ल से इतना बेवकूफ़ लगता है, या फिर अफनान खान लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। मीर ने पुरसोचन नज़रें इस पर गड़ डाली, क्या मतलब है इस बात का। अफनान ने गैर मुतवक्का बात सुन के आबरू चढ़ाए, मतलब ये है साले साहब के आपने अपनी बहन को आने नहीं दिया, बल्कि निकाहनामे पर जो स्टेटमेंट लिखी थी इसके मुताबिक आपको खामोश होना पड़ा, वरना आप तो मक्खन से घी निकालने पर तले हुए थे। मीर ने हाँ नाक चढ़ाई, क्या क्या लिखा हुआ था निकाहनामे पर। वो जान को अनजान बना और इसकी इस हरकत पर मीर मुस्कुराया। साले साहब निकाहनामे पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था कि सादिक खान अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मरियम खान की सारी जिम्मेदारी मीर सलार हैदर पर होगी और वही इसका वारिस होगा। इन अल्फाज पर आपने गौर नहीं किया होगा। ची मीर ने सरताज शक्ल बनाई, मैं इस निकाह को ही नहीं मानता, तुमने ज़बरदस्ती की होगी मेरी बहन के साथ, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। अफनान भी मुस्कुराया, मिस्टर अफनान खान
पहली बात परियम आप तुम्हारी बहन नहीं मेरी बीवी है, और दूसरी बात मैं तुम्हारे मानने और ना मानने को अहमियत ही नहीं देता, तो इसलिए बराए मेहरबानी अपनी गंदी शक्ल को मेरे सामने से गुम करो। मीर लगी लिपटी के बगैर बोलते हुए खड़ा हुआ। तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे। अफनान ने भी उठते हुए धमकी दी। मैं फिलहाल तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम अपनी टांगों पर जा रहे हो, वरना मैं अपने दुश्मनों को इस घर में नहीं आने की इजाज़त नहीं देता, और अगर आ जाए तो फिर अपनी टांगों पर वापस नहीं जाते। मीर इसके करीब आके कराया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अफनान हन गड़बड़ाया। नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा महल है, कोई सराय नहीं जो हर कोई मुँह उठा के आ जाता है। इसलिए आइंदा इधर आने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी टांगों पे आ तो जाओगे लेकिन अपनी टांगों पे जा नहीं सकोगे। सो बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। इसकी आंखों में देखते हुए मीर घबराया, और अफनान खान तो मीर को पहले ही से ही जानता था, कैसे ना डरता। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अफनान खान डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्यों नहीं साले साहब, मैं अपनी अच्छी सी तस्वीर फ्रेम करवा के आपको गिफ्ट भेज दूंगा, फिर जी बार के देखते रहना। मीर ने इसके डरने पर मुस्कुराते हुए पीछे से हाँक लगाई। गार्ड्स को भी खींचना पड़ेगा, किसी को भी मुंह उठा के अंदर आने देते हैं। नॉनसेंस ना हो तो अगर आज सलार परियम से मिल लेता तो पता नहीं क्या होता। आज साला परियम से मिल लेता तो पता नहीं क्या होता। वैसे ही बीवी साहबा दिमाग बहुत कम यूज़ करती है। मीर बड़बड़ाते हुए फ्रेश होने की घर से बेडरूम की जाने बड़ा ताल्लुक हो तो रूह का हो दिल तो अक्सर भर जाते हैं। मीर फ्रेश होने के बाद परियम को देखने के लिए बेडरूम से बाहर निकला, क्योंकि मुलाजमा ने उसको आते ही बता दिया था कि बीबी साहिबा नीचे वाले रूम में आराम कर रही हैं, और फिलहाल कुछ खाया भी नहीं है। मीर को न खाने पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। जानता था परियम ने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुलाजमा को कुछ अच्छा सा बनाने का बोलकर परी वाले रूम में दाल हुआ। परियम को सुकून से आराम करते देख दिल खुश हो गया, मगर खाना खिलाना भी लाजमी था, इसलिए बेड के नजदीक आकर खड़ा हुआ और फिर आहिस्ता से इसके बिल्कुल करीब बैठ गया। परी के चेहरे पर आई 2-3 अवर लाइट को फूंक मार के पीछे किया। परी फूंक से थोड़ा कसमसाई, मगर फिर मीर की तरफ करवट लेके सो गई। मेरी चिड़िया सोते हुए और ज्यादा मासूम लग रही है। नहीं मतलब मेरी चिड़िया तो है ही मासूम, बस ठीक से रोती नहीं है। मीर को परी का दुपट्टे के साथ नाक साफ करना याद आया, तो चीख करके अपनी सोच को कंट्रोल किया और परी को बाजू से हिलाकर जगाने लगा। परी जो रोते रोते सो गई थी और हवा में भूत और चुड़ैलों को देख रही थी। मीर के बाजू हिलाने पर डर के मारे भूत भूत चीखती उठी। मीर परी के इस तरह चलाने पर डर के मारे 4-5 फीट दूर जाके खड़ा हो गया। कहाँ है भूत? मीर परी की हरकत पर गुस्से से कराया। अभी मेरे बाजू को हिला रहा था। परी अभी भी सदमे से अपने बाजू को देख रही थी, मीर को नोटिस ही नहीं किया। पर तुम्हारा मतलब मैं भूत हूँ? मीर ने आंखें दिखाई, मगर इधर देख कौन रहा था। नहीं, आप भूत नहीं है, बल्कि वो भूत है जो मेरा बाजू हिला रहा था। परी ने डर के हाथ झटका, और इधर रहा भूत। एक्चुअली ये हादम हासा का बाजू हिला हिला कर जगाने की कोशिश कर रहा था। मीर ने दांत पीस कर अपनी तरफ इशारा किया। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इधर भूत है। परी ने हिचकिचाते हुए समझाने की कोशिश की। मीर गुस्से से इसकी चलन बड़ा, मगर कुछ सोच कर 2 कदम पीछे हुआ। हाँ, मैं भी तुमसे यही बोल रहा हूँ कि इस कमरे में भूत है। 2-3 बार तो मैंने अपनी आंखों से भूत को इस रूम में आते देखा था। मीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका और संजीदा शक्ल बना के बताने लगा। क्या मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परी खौफ के मारे बेड से उछलकर मीर के बिल्कुल करीब आई। तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, और मेरे बेडरूम में आराम करने की बजाय इस रूम में क्यों आई थी? मीर परी को अपनी बाहों के घेरे में लेता हुआ बोला, और परी डर के मारे ज़्यादा जोर से चिपकी। आप गुस्सा होते न इसलिए, लेकिन नहीं गई इसलिए नहीं गई। परी ने डरते डरते चेहरा उठा के मीर की तरफ देखा। आप कौन काफर गुस्सा करता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से गुस्सा खत्म होता जा रहा है। मीर परी को बाहों के घेरे में लेकर बाहर की तरफ बढ़ा के सच्ची परी इसके गुस्सा खत्म होने वाली बात पर और जोर से चिपकी। आह लड़की, मारोगी क्या मुझे? मीर ने इसके जोर देने पर मसनूई खांसा। सॉरी। परी ने शर्मिंदा होकर मीर को छोड़ा, और मीर को परी का यूं पीछे होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है जब तुम मेरे करीब होती हो ना तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मीर ने परी को खींचकर फिर से अपने नज़दीक किया। जब मैं बाबा के करीब जाती थी उनको भी गुस्सा नहीं आता था, वरना तो गुस्सा में रहते थे। परी एकदम से सुरता हुई। अपने बाबा से कंपेयर करने पर मीर को एकदम खांसी का दौरा पड़क गया हुआ। परी बेचारी परेशान हुई। कुछ नहीं हुआ, तुम फ्रेश होके आओ, फिर कुछ खा लेते हैं, इसके बाद दाद तुम्हें हॉस्टल छोड़ आएगा। मीर ने हाथ से जाने का इशारा किया। परी परेशान होती मीर के बेडरूम की तरफ बढ़ी, और मीर उसको अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मुस्कुराया। अब कभी मेरे बेडरूम के अलावा कहीं और जाके दिखाओ, भूत बन के डराऊंगा। इतना बड़ा घर भी नहीं होना चाहिए ये बंदा अपनी महबूबा को देखने के लिए तरसे। मीर सर के जाते हुए बड़बड़ाया। तुम नहीं, कुछ नहीं, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सवारे चिया से तैयारी करके गुनगुनाता हुआ अपने रूम से बाहर निकला। आज इसका इरादा खाना से मिलने का था। कल खाना से बात करने के बाद वो वैसे ही वो में उड़ रहा था। मेरा बेटा इतना ज़्यादा तैयार श्यार होकर किधर जा रहा है? लॉन से गुजरते हुए जवार को जब मामा ने इतना तैयार होकर देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा। वो मम्मा, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तैयार होने के लिए फिर से घर आ गया था। बस अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जवार तो मामा को देख के गड़बड़ाया, क्योंकि बुआ की आखिरी इतला के मुताबिक तो मामा घर पर ही नहीं थी, पर इस तरह अचानक सामने आने पर जवार बेचारा घबरा गया।
अभी तक मीटिंग कामयाब नहीं हुई क्या? मामा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। नहीं, बस इंशाल्लाह आज कामयाब हो जाएगी। जवार ने मामा की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। वैसे इस मीटिंग के लिए कितने महीनों से मेहनत कर रहे थे? संजीदगी से पूछा गया। मामा मत पूछिए, कितनी मुश्किल से मानी है। जवार के मुंह से एकदम फिसला, मगर मामा के चेहरे पर नजर पड़ते ही अपनी गलती का अंदाजा बखूबी हो गया, इसलिए जड़ से माँ को गले लगाया। मामा दुआ करे वो मेरी हो जाए। जवार ने लाड से मामा के कंधे पर सर रखा। अगर मेरा होनहार बेटा इतने महीनों से मेहनत कर रहा है तो वो हास मीटिंग होगी, और मेरी तो सारी दवाएं ही मेरे बेटे के लिए हैं। मामा शरारत से मुस्कुराए। थैंक यू मामा एंड लव यू मामा, फिर रात को डिनर पर मिलते हैं मामा। जवार मामा की शरारत समझते हुए बाहर की तरफ भागा। हाँ, माएँ भी कितनी चालाक होती हैं, चेहरों से ही पहचान लेती हैं। गाड़ी में बैठते हुए बड़बड़ाया और ध्यान से गाड़ी को हाना के कॉलेज की तरफ मोड़ा जानता था। अगर थोड़ी सी देर होगी तो चुड़ैल, मेरा मतलब हाना हॉस्टल में घुस जाएगी और फिर नाक रगड़ने भी पर भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेगी। जवार इसलिए छुट्टी से पहले पहले कॉलेज पहुंचना चाहता था, और जवार की किस्मत अच्छी थी। वो आज हाना साहबा पूरे लेक्चर लेके ही कॉलेज से बाहर निकली, वरना बहुत कम ही ऐसा होता था कि हाना पूरे लेक्चर ले आज भी हाना का अकेला हॉस्टल जाके सड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए कॉलेज में ही रही। परी की गैर मौजूदगी की वजह से चेहरा से चिड़ी हुई थी, पड़ी थी। ओहो, आज हवा क्यों नहीं जा रही और मेरे बाल क्यों नहीं उड़ रहे यार। फिल्मों में तो हीरोइन से मिलने पर सुहानी मस्तानी हवाएं चलने लगती हैं और हीरो के बाल उड़ने लगते हैं, और ओ माय गॉड, मैं तो जेल लगा के आया हूँ तो कैसे उड़ सकते हैं। चलो बगैर मस्तानी हुआ के ही अपनी हीरोइन से मिलते हैं। जवार बड़बड़ाता हुआ हानी के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वो सर ने आपको याद किया है। जवार ने करीब जाते ही सर झुका लिया और अदना सा गुलाम बनने की एक्टिंग की। हाना आज भी रिमशा के साथ ही कॉलेज से बाहर आई थी। हाना तो जवार को देख के हैरान हुई ही थी, मगर रिमशा ने बाकायदा उंगलियां दांतों में दबा ली। हाना ने रिमशा की तरफ देखा और जवार को घूरने पर गश कर उठी। ओके रिमशा, मैं भाइयों के पास जा रही हूँ, तुमसे शाम को मिलती हूँ। हानी ने रिमशा के साथ हाथ हिलाया। जी, ये तुम्हारे भाई के ऑफिस में काम करता है क्या? रिमशा हानी के कान में मनमनाई। जी हाँ, वही काम करता है। हानी ने रिमशा को जवाब देकर जवार को गोरा जवाब रिमशा को देख रहा था। फिर थमाते हुए इसका फ़ोन नंबर ले लेना, रिमशा ने शर्माते हुए हाना के कान में कहा। ओके, लेके आऊँगी, फिलहाल तो तुम हॉस्टल जाओ। हाना ने दांत पीसे। ओके, अल्लाह हाफिज़, जवार को खासतौर पर देख के कहा गया। जवार बेचारा हानी की गोलियों से ही डरा हुआ था। रिमशा के खुदा हाफिज़ का जवाब हम देता, इसलिए जवाब सिर्फ हाना की तरफ से ही दिया गया। रिमशा के जाते ही हाना तीखे चतुनों की तरह के साथ जवार की तरफ मुड़ी और जवार बेचारा गड़बड़ा गया। वो मैं कह रहा था कि मौसम आज बहुत अच्छा है। जवार ने इधर उधर देखते हुए बात की और अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात कह के अपनी ही बैंड बजवाई। हाँ, मुझे भी लग रहा है शायद बरसात हो। हानी ने चमकते सूरज को देखकर भुगो के तंज मारा। बादल तो कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। जवार हैरान हुआ। और अच्छे मौसम के साथ मुझे भी नजर नहीं आ रहे। हाना ने जवार को घूरी से नवाजा। चलें, फिर जवार से बात न बन सकी तो चलने का ही कह दिया। किधर, तुम्हारे वलीमे में जाना है क्या? हाना ने परी की गैर मौजूदगी का गुस्सा बेचारे बेचारे जवार पर निकाला। वलीमा भी बहुत जल्द हो जाएगा और तुम्हारी मौजूदगी भी लाजमी होगी। जवार हानी की बात सुन के थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, क्यों नहीं, बहन की मौजूदगी लाजमी तो होगी। हाना ने हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवार को तपाया। बहन की मौजूदगी के साथ साथ बीवी का होना भी लाजमी होता है। जवार कहता हुआ जल्दी से हाना के सामने आया। हाँ, तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी को भी देख लूँगी। हाना ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। तो वो जो तुम्हारी दोस्त बीवी मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, इसके बारे में क्या हाल है? जोड़ी कैसी लगेगी? जवान ने मुस्कुराते हुए छेड़ा और हाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम मेरे हाथों से मरोगे बंदर, मैं बनाती हूँ तुम्हारी जोड़ी। इसके साथ अब भाग किधर रहे हो कमीने इंसान? मुझे पहले ही पता था हर लड़की पर लाइन मारते हो तुम। अब मुझसे बात मत करना। हानि लोगों के परवाह किए बगैर शूज उतार के जवार के पीछे भागी और जवार इसका पागलपन देखकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। हा 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 यार, कसम ले लो जो तुम्हारे अलावा किसी और लड़की पर लाइन मारी हो तुम पहली हो बाहरी का। पता नहीं कि वो कौन होगी। जवार अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाना ने जैसे ही जवार की बात सुनी वो गाड़ी के पास ही बैठ के रोना शुरू हो गई और जवार हाना को रोते देखकर बुकला गया और जल्दी से हाना वाली से साइड पे आके उसको उठाया और फ्रंट सीट पर पे बैठाने की बाद वो ड्राइविंग सीट पर आके बैठा। क्या हो गया है यार? जवार ने हाथ बढ़ाकर आंसू साफ करने चाहे, जैसे बुरी तरह झटका गया। तुम मुझसे बात मत करो, तुम ना चीटर हो, तुम लायर हो, हिचकियों में कहा गया। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम रियली सॉरी यार। जवार शर्मिंदा हुआ और मैं मजाक में भी अपनी चीज़ किसी को शेयर नहीं करने देती, और फिर आप हैं सू करते हुए आम से लहजे में बहुत खास बात बताएगी। जवार तो ये सुनते ही आसमान में उड़ने लगा। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आम से लहजे में की जाने वाली बात इतनी हास भी हो सकती है। मैं क्या हूँ? कुछ हास सुनने के लिए उकसाया गया। तुम बंदर हो, लोमड़ हो, नाक चढ़ा के बताया गया। और अपना पता है क्या हो? जवान ने हानि की नाक को खींचने की ख्वाहिश दिल में दबाते हुए बोला। हाँ हाँ जी, मैं ब्यूटीफुल हसीना हूँ, खिलखिला के बताया गया। तुम ना एक चुड़ैल हो जिसने बंदर के दिल पे कब्जा कर लिया है और अब दिन रात उसका खून पीती रहती हो। जवान ने भी हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की और हाना जवार की बात सुन के फिर से शुरू हो गई थी। मगर यही तो ज़िंदगी है ना, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खुशनुमा, थोड़ी सी बदमज़ा। ताहाल हमें जो भी वफादार मिला, अफसोस हद से बढ़कर अदाकार मिला। 1 महीने बाद परियम और हाना हॉस्टल छोड़ के मीर के घर वाले वाइट वाला आ चुकी थी, क्योंकि मीरा परियम को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए परियम के हॉस्टल जाने के बाद मीर ने हाना को अपने घर शिफ्ट होने को कहा, तो इसने परी के बगैर आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मीर ने मसनूई गुस्से से अपने दोस्त भी साथ लाने को कहा। और हानि बगैर सोचे समझे इस बात पर भी खुश हो गई थी कि चलो इसकी दोस्त साथ होगी, और परियम को तो मीर से पहले ही हाँ करने को कहा था, जिसकी वजह से वो भी बगैर चूं चढ़ा के वाइट वाला आने के लिए तैयार हो गई थी। अब दोनों दोस्तें मज़े से वाइट वाला में रहती हैं। मीर ने दांत को साथ
चाची से कह दिया था कि वो दोनों अपनी निगरानी में छोड़ भी आया करे और ले भी आया करे, और हाना को भी कह दिया था कि वो दाद के अलावा किसी के साथ ना आए। हालांकि मीर के घर में रहने वाली बात फिलहाल मामा के अलावा हवेली में किसी को नहीं बताई गई थी, क्योंकि बाबा जान के गुस्से का पता नहीं चलता कि वो किस बात को लेकर गुस्सा हो जाए और फिर इस बात को अना का मसला बना ले। जैसे मीर की बिजनेस वाली बात को अना का मसला बना लिया गया था और आज तक मीर को हवेली में नहीं आने दिया। हालांकि गुस्सा तो उतर चुका था, मगर अभी तक बेटे को बुलाने में अना आड़े आई हुई थी और पता नहीं ये अना का होल कब तक चढ़ा रहता है। परी, मैं ना कुछ सोच रही हूँ। लॉन्च में स्नैक्स के साथ इंसाफ करती हाना ने परी को मुखातब किया। क्या सोच रही हो? परी ने एलसीडी से नजर हटा के हाना को देखा। ओहो, तुम पहले वॉल्यूम तो कम करो, राज की बात बताने वाली हूँ। हानी ने वॉल्यूम की तरफ तवज्जो दिलाई तो परी ने जल्दी से वॉल्यूम कम किया और हाना के करीब खिसकी। हाँ, अब बताओ क्या बात है? बड़ी आंखों को मजीद फैला के पूछा गया। तुम्हें भैया कहते हैं? कैसे लगते हैं? हानी ने आंखें फटफटाई। भैया लगते और क्या लगते? परी ने मासूमियत से जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब, चलो पहले ये बताओ, कभी नावल पढ़े हैं? हानी ने गुस्से को जब्त करके पूछा। नहीं पढ़े कभी भी। परी ने नाम में सर हिलाया। चलो तुम्हें बताती हूँ कि भैया कैसे लगते हैं। आप तुम ना मेरे भैया जब आए तो उनको गौर से देखना। वो ना नावल के हीरो जो होते हैं उनमें से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा मतलब उनकी नशीली आंखें। और परी को वो नशीली तो नहीं, मगर गुस्से से हर वक्त भरी हुई नजर आती थी। उनका मगरूर नाम जिस पर हर वक्त गुस्सा ही रहता है। इसके प्यारे प्यारे होंठ, हाँ, जिससे आग निकलती रहती है। इसकी खूबसूरत हाथ और कसरती जिसम। वो ना परी ने बोलने की नाकाम कोशिश की, मगर हानि के सामने कोई बोल पाया है जो आज वो बोल पाती। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो, मुझे ना ज़्यादा तारीफ करनी नहीं आ रही, तो बाकी की तारीफ तुम नावल पढ़ के खुद ही सोच लेना। अरे हाँ, जब वो चलते हैं तो धमक की आवाज़ आती है और बंदा इस धमक के खौफ से ही मर जाए। हवाएं चलती है। परी, यारा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। पता नहीं राइटर्स कैसे अपने नावल के हीरो की तारीफ कर लेती हैं। तुम बस यही समझ लो कि मेरे भैया यूनानी देवता हैं और परी को यूनानी देवता का हक पता होगा। हनी ने सोच कर अपने भाइयों के लिए अल्फाज ढूंढे। अब मैं क्या करूँ? परी के मुँह से निकलने वाले अल्फाज हानि को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थे। तुम उठ के भंगड़ा पाओ और कुछ ना करो। हानि ने गुस्से से परी को घूरा। मगर मुझे भंगड़ा नहीं आता। परी ने सुमेश से बोलते हुए हद एक काट दी। परी, मैं तुम्हारा क्या करूँ? किस तरह से समझाऊँ? हानि की अपने बाल खींचने की कसर बाकी रह गई थी कि क्या हो गया है? गुस्सा क्यों कर रही हो? परी पीछे खिसकते हुए बोली। मैं पागल हो गई हूँ और मुझे पागल तुम कर रही हो। हानि ने गुस्से से स्नैक्स पटके। मैं मैंने क्या किया है? परी हानि के गुस्से से हंसी हुई। तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हानि सीरियस होकर बोली। क्या करना पड़ेगा? परी हम तो सुने बगैर ही डर गई। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें भाइयों को पटाना है और इस तरह का पटाना है कि भैया तुम्हारे कदमों में आगे ने। हानि ने अपनी तरफ से धमाका ही किया, मगर सामने भी परियम थी। मगर पटाने के बाद क्या करेंगे? अपनी तरफ से बहुत अच्छा सवाल किया गया था और हानि का दिल किया वो कहीं चुल्लू बार पानी में डूब के मार जाए। मतलब इतनी खुली हुई बात ही नहीं समझ आई। पटाने के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे ना भाइयों के साथ? हानि ने गुस्से से पुचकारा। मगर मुझे क्रिकेट अच्छी नहीं लगती है। नाक चढ़ा के बताया गया। क्रिकेट नहीं तो कुछ और खेलेंगे, मगर खेल तो ज़रूर खेलेंगे और इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। हानि ने वार्न किया। ओके, मैं रेडी हूँ। शर्ट के बाजू चढ़ाए। सो आज के लिए तुम्हारा ये काम है कि भाइयों के आते ही तुम मुस्कुराते हुए उनको पानी पिलाओगे और बोल्ड अंदाज में पूरा दिन का हाल पूछोगे। मगर ये तो परी हानि की बात सुन के घबराई। चुप रहो और मेरी बात सुनो। इसके बाद तुम स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरोगी। अगर तुमने ये ना किया तो रूम में नहीं घुसने दूंगी। मैं भैया के आने पर बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी। और हाँ, सेलफोन कहाँ है तुम्हारा? बात करते करते हानि ने एकदम से पूछा। ये रहा। परेशान होकर सेलफोन हानि को पकड़ाया। अच्छा, मुझे दो। इसमें मैं ना जीनिया, महविश, रजमी, मीरा भूरिया और बाकी अच्छी राइटर्स के नावल डाउनलोड कर दूंगी और फिर तुमने वो सारे नावल्स पढ़ने हैं। क्या पता फिर अक्ल आ जाए। वैसी उम्मीद तो नहीं है। ओके, अब मैं रूम में जा रही हूँ और खबरदार जो तुम भाइयों के आने से पहले इस जगह से हिले भी तो मैंने तुमसे बोलना बंद कर देना है। ओके बाय। हानि वार्निंग देते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ी। मगर मैं ये सब क्यों करूँ? वो पहले ही गुस्से में रहते हैं, इस तरह तो और गुस्सा होंगे। अगर नहीं किया तो हानि रूम में नहीं घुसने देगी। प्लीज़ अल्लाह ताला मदद करे ना। परी ने आसमान की तरफ देख के हाथ उठाए। अम्मा जान इस वक्त अपने रूम में थी और परवीन को स्मामा को बुलाने भेजा था। हाँ, आज फिर बाबा ने मीर की शादी वाली बात बताई तो इस बात के लिए मामा को अपने पास बुलाया ताकि फिर से कंफर्म खा सके। मामा, पुत्र, तेरी मीर से बात हुई है? क्या कहता है वो? तेरे बाबा साईं तो इस बात के पीछे ही पड़ गए हैं। मेरे पुत्र तो को जीने नहीं देगा। हाय मेरा गबरू जवान, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे। मामा के यहाँ आने पर अम्मा हजूर ने परेशान से पूछा। अम्मा जान, आप परेशान न हो, मैंने 2 दफ़ा दाद से पूछा है, इसने बताया है कैसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत खबर मिली है? मामा ने पैर दबाते हुए कहा। कैसे परेशान न हो, एक ही तो बेटा है और दुश्मन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ये जो झूठी खबरें पता नहीं कौन फैला रहा है। तुम्हारे पापा पता नहीं कब माफ़ करेंगे मेरे बेटे को। परेशानी से बताया गया। अम्मा जान, बाबा अब गुस्सा नहीं है, बस थोड़े नाराज़ हैं और ये नाराज़गी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बस आप अपनी तबीयत खराब ना करें। मामा ने दिलासा दिया। कह तो ठीक रही है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मीर पुत्र के लिए तेरी फूफो की ननंद की बेटी मोमना कैसी है? बच्ची तो हया वाली है। मुझे तो बहू के रूप में बहुत पसंद आई। राजदारी से पूछा गया। अम्मा, मोमना बहुत अच्छी है, मगर भैया के आने से पहले कोई बात मत करें। पहले भाइयों से पूछेंगे फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। मामा ने 2 टोक अंदाज में कहा। हाँ, ये बात भी तुमने सही की है। चलो पुत्र तुम जाओ और ज़रा चच्ची को मेरे पास भिजवा कर उसे मुँह पार्लर से फुर्सत हो। अम्मा जान ने
नाक चढ़ाया। अम्मा जान को चची के पार्लर वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो हर वक्त आती रहती हैं, क्या कार्टून बना देती हो, अच्छी हंसी शक्ल का बेड़ा गर्क कर देती हूँ, मगर चची के शौक क्या गई, ये 2-4 अल्फाज कुछ भी नहीं थे। ओके अम्मा जान, मैं चची के को आपके पास भेजती हूँ। मासूमा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकली। हाय पता नहीं कब मेरा बेटा इस वेली में कदम रखेगा। अम्मा हजूर बड़बड़ाते हुए लेटने की कोशिश करने लगी। मीर को आज मीटिंग की वजह से घर पहुंचने में देर हो गई थी, वरना तो वो आम रूटीन में 5 बजे घर पहुंचा जाता था, मगर आज 6 से भी ऊपर का टाइम हो चुका था। मगर अंदाज उसको था, वजह पर का अपने घर में होना है, इसलिए मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा, दांत को जाने का इशारा किया और खुद अंदर की जाना बड़ा। लॉन्च में दाल होते ही नजर सोफे पर बैठी परियम पर गई तो आंखों में एकदम से दीप चली। इधर उधर हानि को दिखा कि पटाखा कहाँ है, पटाखा नजर नहीं आई तो कदम खुद बहुत परियम की तरफ बड़े पास जाते ही खनकार कर परियम को अपने जाना मतवज्जो किया। परियम जो कार्टून देखने में महू थी, आवाज़ पर सर उठा के देखा तो मीर को खड़ा हुआ पाया, इसलिए हड़बड़ा के खड़ी हुई और घबरा के सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। दिमाग में हानि की बातें टच करने लगी। वालेकुम सलाम। गुड़िया कहाँ नज़र नहीं आ रही मुझे, एहतियातन पूछ लिया। वो रूम में असाइनमेंट बना रही है। मीर के सामने परिया बीबी अटक जाती थी। तुमने बना ली है क्या, गुफ्तगू तो करनी थी। हाँ ना, आपने इधर से हिलना नहीं है। घबराहट में जल्दी जल्दी हाँ ना कहती ये जाओ जाओ और पीछे मीर अरे अरे ही करता रह गया। ये पानी पी ले। मीर को अभी सोफे पर बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ था जब शर्माती आवाज़ में पानी का गिलास सामने किया गया। मीर तो बेहोश होते होते रह गया। जो लड़की आपके सामने ना आना चाहे वो एकदम से आपकी खिदमत करने लगे तो हैरान होना बनता है। और मीर भी इसी फेज से गुजर रहा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ की निशानी है। मुझे पानी की अशद ज़रूरत हो रही थी। मसनूई संजीदगी से कहा, काम के दौरान तो कोई पूछता ही नहीं होगा। परी बेचारी हकीकतन परेशान हुई, और क्या हम जैसे गरीबों से भी कोई पूछता है। मीर ने परियम की परेशानी पर मुस्कुराहट दबाई। मैं फिर पूरा झक ले आती परेशानी में मीर बगैर कुछ सोचे किचन की तरफ भागी। मतलब अपने छोटे से दिमाग को इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन और इसके अपने ही ऑफिस में कोई इससे पानी का नहीं पूछता, वैसे हद हो गई है। वट मैं आज सिर्फ पानी पे ही गुजारा करूंगा। क्या अल्लाह ताला ऐसी बीवी किसी दुश्मन को भी ना दे। मीर तुम अपनी ज़िंदगी का नक्शा खींच लो कि कैसी होनी है। मीर ने अफसोस से सर झटका। ये ले पूरा पानी पी ले। जा को सामने पेश किया गया और मीर अपनी बीवी पर स्वाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था। परियम शर्माते हुए मीर के सामने सोफे पर बैठी और बालों में हाथ फेरने लगी। मजबूरी में हानि की बातें माननी पड़ी और मीर परेशान होकर इसकी हरकतें मुलाजा कर रहा था। क्या हुआ, सर में जुएं पड़ गई हैं जो बार बार बालों में हाथ चला रही हो। मीर से जब बर्दाश्त ना हुआ तो आथो करके पूछ ही लिया। अगर परियम को रोमांस का नहीं पता था तो मीर भी इस फील्ड में ज़ीरो ही था। नहीं तो ये तो हाना ने ऐसा करने को बोला है। परियम ने मासूमियत से जवाब दिया। क्या मतलब, क्या करने को बोला है। मीर को शौक लगा। हाना वैसे ही पटाखा थी। अब पता नहीं परियम से कौन से कारनामे करवाने चाहती थी। आपको कोना पटाने का बोला है, दुपट्टे को सर पर जमाते हुए कहा गया और मीर को पानी पीते अछूखा लगा। वाट मुझे पटाने को बोला है, कद है। आप पटे पटाए शोहर को बीवी फिर से पटाएगी। मतलब अब मेरी मासूम बीवी मुझे अपनी ट्रिक से पटाएगी। इंटरेस्टिंग है वैसे। मुंह साफ करके पूछा। हाँ ना, ज़ोर शोर से सर हिला के जवाब दिया। ओहो, तो कब तक पटाओगी, संजीदा होकर पूछा। जब तक आप पट नहीं जाते। राजदारी से बताया गया। रोज़ ऐसे ही पटाओगी क्या। नहीं, हाँ ना, जैसे बताएगी वैसे ही पटाऊंगी। बड़ी बात तो अब बताई गई थी। ओके, फिलहाल तो ये पानी मेरे रूम में लेके आओ। जाग की तरफ इशारा करके मीर अपने रूम की तरफ जाने लगा। मगर हाना ने रूम का तो नहीं कहा था। हैरान होकर मीर की तरफ देखा। पानी का तो कहा था, मैं भी वही पानी का कह रहा हूँ। अब वो रूम में हो या किचन में या कहीं और। मीर संजीदगी से कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वैसे कह तो ठीक रहे हैं, चलो पानी दे आती हूँ। वैसे ही पूरा दिन पानी नहीं मिलता। मासूमियत से कहती पानी का जग लिए मीर के रूम में जाने लगी। के लिए सीढ़ी की जानब